Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for our sixth session of प्रचंड. आज प्रचंड के सिक्स सेशन में हम हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था जुलाई के मंथ के करंट अफेयर्स का उसको कवर करेंगे. Before that, those of you who are new to the class, hi guys, I am Akshay and this class happens on Telegram. ये जो आप अभी क्लास देख रहे हैं, this happens on Telegram. It is a free class. आप टेलीग्राम में इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव. चैनल का नाम है @SSB_success. So just search for the channel and you would find the channel. वहां पे आपको ये क्लासेस लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा. उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स भी आप इस क्लास में पूछ सकते हैं. सो आई वुड अर्ज एवरीवन to please join the telegram channel and try to attend the classes live, because in future it might just happen that recorded videos might not be available. So the only alternative that would be remaining would be to join the telegram group, because वहीं पे ही आपको सारे notifications भी मिलेंगे. अगर आपको मुझसे कुछ वन टू वन डाउट पूछना है तो वो वन टू वन डाउट भी आप वहीं पूछ पाएंगे. सो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज यू कैन गेट. और इसके अलावा इन फ्यूचर इफ थिंग्स गो वेल, यहाँ पे हम लाइव एसएसबी की प्रैक्टिस, जैसे लाइव एसएसबी डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशन हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गए, इसके अलावा OIR SRT की लाइव प्रैक्टिस हो गई. ऑल दीज थिंग्स वी आर आल्सो प्लानिंग टू डू ऑन दिस चैनल. और यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट कम्युनिटी है, सो दे आल्सो हेल्प ईच अदर इन पीयर लर्निंग. सो प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज सेशंस. ठीक है, ग्रेट. सो आई वुड बी शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. जहां तक हमने कल का करंट अफेयर्स कर लिया था, वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. टुडे वी वुड बी टेकिंग अ शॉर्ट क्लास बिकॉज थोड़ा सा ही हमारा जुलाई का बचा है और आज मैं नया मंथ स्टार्ट नहीं करना चाहता. सो वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम. तो हम अफेयर्स क्लाउड वाली पीडीएफ वी वर डूइंग, इसका हमने काफी पार्ट देख लिया था. वी हैड सीन पार्ट ऑफ दैट. 80th पेज तक हम पहुंच गए थे. सो यू वुड बी मूविंग फर्दर बैकवर्ड्स नाउ. सो अगेन, जैसा मैंने आपको बोला है कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसी पे फोकस करेंगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अब ये IFC ने एक्वायर करा फेडरल बैंक में लद्दाख, नॉट इंपॉर्टेंट. बाइजू ने खरीदा ग्रेट लर्निंग्स को, ग्रेड अप को, नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, चीजें चेंज हो गई बट नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मेरे हिसाब से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अदर थिंग्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. तो सब कुछ नहीं पढ़ना है. ऑल्सो जो भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, बिकॉज अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे इट वुडंट मेक मच सेंस टू स्टडी द क्लास. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इसमें नथिंग मच इज इंपॉर्टेंट. ये टोबैको एंडेमिक को आपको लेके पता होना चाहिए कि टोबैको एपिडेमिक 2021 है. WHO इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है. इंडिया का टारगेट क्या है? टीबी इंडिया कब तक एलिमिनेट करने वाला है, जरा ये मुझे बताओ. दूसरा, ये एंड्स क्या होता है? ये काफी ज्यादा न्यूज में था कुछ टाइम पहले. दीज एंड्स वर वेरी मच इन न्यूज. सो आपको थोड़ा पता होना चाहिए बिकॉज इंडिया वाज लेजिस्लेटिंग ऑन दिस आल्सो. सो एंड इज एसेंशियली ई सिगरेट, जिसको आप कॉमनली बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिसके लिए एक शब्द भी काफी ज्यादा चर्चा में था, विच वॉज कॉल्ड एज वेपिंग. ओके, सो कल को एसएसबी में आपको डिस्कशन के लिए कुछ मुद्दा दिया जाए कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन यूथ. तो आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो होता है, बट पहले जो लोग हुक्का पीते थे वही लोग वेपिंग करने लगे. तो एसेंशियली टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल. इट इज ह्यूमंस एथिक्स एंड their nature that determines what path do they want to choose. तो पहले उन पे ये नहीं थी तो वो हुक्का यूज करते थे, बीड़ी यूज करते थे. अब ये आ गया तो ये यूज करते. तो वो कोर जो एक चॉइस का आर्किटेक्चर है वो ह्यूमन कॉन्शियंस में होता है. इस तरीके की बात आप करने के लिए एसएसबी में इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके. ये PLFS हम पहले कर चुके हैं. सो जो भी अब रिपीट हो रही होंगी मैक्सिमम चीजें, या फिर वो चीजें वो होंगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ये हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, ये किससे एसोसिएटेड थी? हमने देखा था ऑक्सफैम की रिपोर्ट है. और बेसिकली इसने क्या बोला है कि कोविड की वजह से जो ग्लोबल हंगर है, भूखमरी दुनिया में जो है, दैट हैज इंक्रीज्ड. सो हंगर को इसने एज अ वायरस का है, बिकॉज कोविड की वजह से जितना डैमेज हुआ है उतना ही डैमेज, इफ नॉट मोर, इज कॉज्ड बाय हंगर.
तो भुखमरी के आसार जो आ चुके हैं, इसके लिए ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ऑक्सफैम। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इस बार, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो इसमें और कोई ऐसी मेजर रिपोर्ट नहीं है दैट वी मस्ट रिमेंबर। यू डाइस का सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? नाम ही पता होगा तो पता होगा, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बेसिकली स्कूल सिस्टम का सर्वे होता है कि कहाँ कितने बच्चे हैं, मेल कितना है, फीमेल कितना है, उतना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन स्किप दिस। एक जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स इस महीने न्यूज में था, दैट वाज द ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स वाज इन न्यूज। इसमें इंडिया की रैंकिंग इस टाइम 10th आई है, सो इट इज अ गुड जंप। इंडिया हैज बीन रैंक्ड, सॉरी, यस, रैंक 10th। और इससे पहले इंडिया की रैंकिंग खराब थी, सो इंडिया की रैंकिंग अब 10th हो चुकी है, सो इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। तो इस पे एग्जाम सवाल में आ सकता है कि इंडिया की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में कितनी रैंकिंग आई है? 10th रैंकिंग आई है। ये इंडेक्स कौन निकालता है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन निकालती है। सो इट इज ब्रॉट बाय आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जो एक यूएन की एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से डील करती है। ओके, ओके, सो दिस इज क्लियर। तो सवाल आएगा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किससे रिलेटेड है? कि देशों का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना रिजिलियंट है टू साइबर अटैक्स। और इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी आई है? 10th। कौन निकालता है ये इंडेक्स? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, आईटीयू। ओके, विच इज अ यूएन एजेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? यस, सितंबर हम आर एन एंड में करेंगे, बिकॉज उससे कम चांसेस हैं। सबसे ज्यादा अगस्त और जुलाई के मंथ से करंट अफेयर आएगा। यस, टीबी इंडिया से हमें 2025 तक एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ठीक है। सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये एक गिफ्ट सिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया की फर्स्ट गिफ्ट सिटी कहां फॉर्म की गई है। फर्स्ट गिफ्ट सिटी इन इंडिया इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन सूरत, ये पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट गिफ्ट सिटी विच इज इंटरनेशनल, आईएफएससी बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी बोलते हैं। तो ये दिस सिटी हैज बीन सेट अप इन सूरत। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ठीक है, सो फर्स्ट गिफ्ट सिटी विच इज अ काइंड ऑफ आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंडिया की फर्स्ट आईएफएससी गिफ्ट सिटी कहां खोली गई है? सूरत में खोली गई है। ये सिल्वर जनरेशन भी एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पे। तो सिल्वर जनरेशन कौन सी होती है? एसेंशियली जिनके बाल सिल्वर हो जाते हैं या व्हाइट हो जाते हैं। बाल सिल्वर या व्हाइट किनके होते हैं? दोज हु आर ओल्ड। तो सिल्वर जनरेशन इज एसेंशियली ओल्डर पीपल, people who are above the age group of 60 years. Okay, so this much is clear. आगे बढ़ते हैं। G20 की हमने देखा था, मेजोरिटी ऑफ जो भी समिट्स हो रही हैं G20 की, वो कहां पे हो रही थी इस बार? इटली में हो रही थी। ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की हमने देखा था, जितनी भी इस बार समिट हो रही है किसकी प्रेसिडेंटशिप में हो रही है? इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में हो रही है। ओके, ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया और यूके के बीच में फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग, एफएमडी, होस्ट हुआ है। सो एग्जाम में सवाल आ सकता है, द रिसेंट फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग हैपेंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? आंसर हो जाएगा इंडिया प्लस यूके। तो रिसेंट फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग एफएमडी किन दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और यूके के बीच में हुआ। बेसिक इसमें क्या आइडिया था? इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर और यूके के फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज ऋषि सुनाक, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, उनके बीच में हुआ। इसमें यह था कि जब यूके जो ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, सो हाउ वी कैन डीपन द फाइनेंशियल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग हैपेंड ऑन दैट लाइन। ठीक है, बिल्कुल, गिफ्ट सिटी सूरत में ही लोकेटेड है, सही जवाब।
पीके राठौर, नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते रहना है। ओके, ओके, सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ। नाउ दीज आर सम important डेवलपमेंट्स या कॉन्फ्रेंसेज जो हुई थी, नथिंग मच वाज देयर। अगेन जो इम्पोर्टेंट है, IFFI, ये हर साल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पे होता है हर साल? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एवरी ईयर हैपेंस इन गोवा। कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है? INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। INB मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस दिस। इस बार का IFFI वही हुआ गोवा में। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है? द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इस बार सत्यजीत रे के बर्थ एनिवर्सरी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। सो सत्यजीत रे के नाम पे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड घोषित किया गया। सो एग्जाम आ सकता है, में आ सकता है कि किसके नाम पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड घोषित किया है सत्यजीत रे पे। दूसरा, सत्यजीत रे पे इंडिपेंडेंट अपना क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के 100 ईयर्स हुए। तो आपको कुछ चीजें सत्यजीत रे के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे किससे एसोसिएटेड है वो। अप्पू ट्रिलॉजी क्या थी, कोई बता सकता है? What was Apu trilogy? Anyone? शतरंज के खिलाड़ी, अप्पू ट्रिलॉजी, what of are these things? लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब बता पाते हैं। ओके, बिल्कुल, these were Appu trilogy was a series of 3 movies that were directed by सत्यजीत रे। सत्यजीत रे काफी ज्यादा इंडिया के फेमस एंड वन ऑफ द लीडिंग जो डायरेक्टर्स ऑफ सिनेमा थे, इंडियन सिनेमा। ही इज कंसिडर्ड टू बी द डोयन ऑफ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री, सो दैट इज सत्यजीत रे। ठीक है, तो उनकी जन्म तिथि के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सो इसीलिए सत्यजीत रे इस बार इंपॉर्टेंट है। उनके नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी घोषित हुआ है, और एज अ पर्सन ऑल्सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन में भी आज फेमस वर्क क्या हो गया? अप्पू ट्रिलॉजी। तो इसके अंदर 3 पिक्चर थी, उसमें सबसे फेमस मूवी कौन सी है जिन सभी का आपने आई होप नाम सुना होगा? ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट मूवी विच इज कॉल्ड एज पत्थर पंचाली। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि हु वाज द, ये स्पेशली एफकैट में, दैट हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। एक्चुअली ये पत्थर पंचाली एक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की, उनकी इस नॉवल के बेसिस पे सत्यजीत रे ने ये मूवी बनाई थी। एंड इट वाज द फर्स्ट मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। इसके बाद उनके नाम शोहरत बहुत ज्यादा हुई, इवेंचुअली उसको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले, नेशनल बेस्ट फिल्म घोषित की गई, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो दैट वाज सत्यजीत रे, पत्थर पंचाली देख लिया। ओके, ठीक है। जीआई टैग बेटा एक अलग चीज होती है, जीआई टैग वी वुड डू लेटर। एक तो मेरे हिसाब से जीआई टैग आपको याद नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतने सारे हो जाएंगे, you wouldn't be able to remember all of them. So in my opinion we should skip GI tags। जो 1-2 महीने के याद रह जाए वो भी बहुत है। ठीक है, पत्थर पंचाली बिल्कुल सही, वर्ल्ड ऑफ अप्पू अपराजितो बिल्कुल सही। ओके, ग्रेट गाइस। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो अप्पू ट्रिलॉजी का देख लिया। प्रकाश जावड़ेकर साहब, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये IONS होता है, इंडियन नेवी इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इस बार कौन सा आइलैंड में हो रही है? ला रियूनियन, रियूनियन आइलैंड्स। रियूनियन आइलैंड कौन सी कंट्री के कंट्रोल में है, कोई ये बता सकता है मुझे? ये अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका। अगर यहाँ पे भी है मेडागास्कर आइलैंड, तो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मेडागास्कर आइलैंड। तो ये जो मेडागास्कर आइलैंड है, इसके भी ईस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे रियूनियन आइलैंड लोकेटेड है। सो रियूनियन आइलैंड की खासियत क्या है? हु इज देयर कंट्रोलर, और वहां किस देश की आर्मी अभी बैठी हुई है? बिल्कुल, फ्रांस के कंट्रोल में, दे आर फ्रांस के कंट्रोल में। यूएस के जो नेवल बेड़ा है, 6th नेवल फ्लीट जो है, वो भी रियूनियन आइलैंड से ऑपरेट करती है। ऑल्दो रियूनियन आइलैंड्स आर ओन्ड बाय विच कंट्री? दे आर ओन्ड बाय फ्रांस। लेकिन इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। मालदीव्स कहता है कि हमें दो रियूनियन आइलैंड, तो इनके बीच में डिस्प्यूट है, बट अभी ओनरशिप फ्रांस की है। और यूएसए की जो नेवल फ्लीट है वो भी रियूनियन आइलैंड से ऑपरेट करती है। तो इस बार 7th आइनॉस जो था, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम था, वो इस रियूनियन आइलैंड पे ही होस्ट किया गया था। अगेन जैसे बताया कि फ्रांस का है, यूएसए की आर्मी यहाँ से ऑपरेट करती है।
कोविन ग्लोबल कनक्लेव किसको होगा? ये जो कोविन पोर्टल था, जो इंडिया की टेक्नोलॉजी थी कोविन वाली, इसको दुनिया के और देश भी अडॉप्ट कर सके और उसके थ्रू अपनी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूसेज को मॉनिटर कर सके, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स इशू कर सके। कोविन के जो प्रोटोकॉल है उसको इंटरनेशनली दूसरे देश भी अप्रिशिएट करके उसका एडवांटेज उठा सके, इस चीज को प्रमोट करने के लिए कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव होस्ट की गई थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट कहाँ हुई थी? इस बार वैसे प्राइवेट एजेंसी करवाती है, इस बार ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। सो अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी। अगर एग्जामिनर एक बार को पूछ ही दे तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट कहाँ हुई थी? सोनीपत हरियाणा में, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी है वेंकैया नायडू साहब ने इसे इनॉग्रेट की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। थीम एंड दीज थिंग्स वुडंट बी आस्क्ड ऑन दिस, ठीक है। So World University Summit, at most it would ask it was organized by whom. Second, who is the inaugurator? तो it was the vice president. यही दो चीजें इसमें याद करने लायक थी। नेक्स्ट ये कि इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। सो रिसेंटली जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट हुई थी 2021, ये किसने होस्ट की? भारत ने की। और इसमें मेन फोकस क्या रहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाएंगे और उसका यूटिलिटी और अपटेक बढ़ाएंगे। तो ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बस उसका यूटिलिटी भी बढ़ाएंगे एंड उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करना शुरू करें, अपटेक भी बढ़ाएंगे। सो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, यूसेज को प्रमोट करना है, अपटेक को प्रमोट करना है। एंड हु वाज द ब्रेन बिहाइंड इट? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड एमओईएफ, डीएस, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। तो मोटा मोटा में क्या करना है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट किससे डील करता है? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और उसके यूसेज को प्रमोट करने से लेकर डील करता है। हुई कहां पे थी? नई दिल्ली में। काफी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एसईजेड, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एसईजेड यानी ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो जहाँ के जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है वो सब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो किसको दिया गया? कांडला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया फर्स्ट ग्रीन एसईजेड। एग्जाम में सवाल आ सकता है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एसईजेड कौन सा रिकॉग्नाइज किया गया? इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस हमने देखा था, मिनिस्ट्री कौन सी इंपॉर्टेंट है? इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। कैंस फिल्म फेस्टिवल या कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? सबसे पहले ये बताओ मुझे, तब इस बार के अवार्ड की चर्चा करेंगे। फर्स्ट टेल मी, वेयर डज कैंस फिल्म फेस्टिवल हैपन? कौन सी जगह पे ये फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया जाता है? सो इट हैपेंस इन पेरिस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस वन ऑफ द सिनेमा, फिल्म सिनेमा का जो अवार्ड है दैट इज कैंस, पेरिस में इट इज गिवन। सो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। सो इस बार का अवार्ड सेरेमनी भी हुई, हाँ, काफी टाइम बाद, बिकॉज ऑफ कोविड ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, बट दिस टाइम दिस हैपेंड ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत टाइम बाद। सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। ओके, सो इस बार ये 2021 में कैंस फिल्म फेस्टिवल लगा, तो काफी सारी मूवीज को इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। सो दैट इज कैंस फिल्म फेस्टिवल। इस बार 2021 में भी ये पेरिस में ही हुआ है। क्या इंडिया की कोई मूवी कुछ जीती है? Has any Indian movie made it through this time? जुलाई में जो हुआ था इसमें, can anyone tell me that in the comment section? जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है कैंस फिल्म फेस्टिवल में उसको क्या नाम दिया जाता है? पाम डे। और हाईएस्ट अवार्ड जो कैंस फिल्म फेस्टिवल में होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एज पाम डे और, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड। पाम डे और किस मूवी को मिला है इस बार? एनीवन हु कैन टेल मी विच मूवी गॉट दिस? सो इट इज टाइटेन, टाइटैनिक नहीं, टाइटेन। तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है, इट हैज वेंट टू दिस मूवी कॉल्ड टाइटेन। तो कई बार ये आ जाता है कि पाम डे, और इस बार किसको दिया गया या किस मूवी को दिया गया? सो दिस मूवी टाइटेन गॉट दिस अवार्ड दिस टाइम अराउंड, ठीक है। ओके,
ओके सो ये दिस अवार्ड में भी आज दूसरा स्टैटिक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो स्टैटिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये कैंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, किससे एसोसिएटेड है, तो फिल्म फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली फिल्म से होगा। ये टाइटेन बेसिकली एक हॉरर काइंड ऑफ मूवी थी, सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज आल्सो। सो टाइटेन पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ओके सो दिस इज क्लियर, टाइटेन टाइटेन क्लियर है बेटा सबको? एनी डाउट इन दिस, अभी तक में किसी को डाउट है? नो डाउट आई गेस। एनी डाउट? ओके ठीक है। रियूनियन वाला रिपीट करना बेटा, रियूनियन एक आइलैंड है। रियूनियन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, जो मेडागास्कर है ना आपके, उसके बगल में लोकेटेड है, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर कौन था मूवी का बेटे? डायरेक्टर आई गेस दे वुडंट आस्क। जूलिया was the director, जूलिया डी जूलिया was the director, but again I don't think they would ask that, ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सो अपने लिए बस इतना ही याद है। लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड धीरज जो है, दे आर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इतना ही याद रखना है। बेसिकली किससे जुड़े हुए हैं वो? इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, और कौन सी स्टेट ने बढ़िया काम किया उसमें, उसके लिए लॉजिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड देता कौन है वो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब देखो, टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन काफी मिलेगा कि ये कंचन उगूर संडी वर्ल्ड की फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन करने वाली फीमेल, और इनको काफी ज्यादा नाम ये सब, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी आस्क्ड, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में वो लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट है सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, इंडियन है, फीमेल है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक एग्जामिनर वुड आस्क दीज थिंग्स, सो आई एम स्किपिंग दैट। किसी को देखना है तो देख लो, कंचन उगुर संडी सोलर सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन किया उन्होंने। ओके नथिंग मच हियर। अब ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जगहें आ रही है प्लेस, तो लोकेशन बतानी चाहिए। सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? सो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अलेक्जेंडर डेलेरम्पल अवार्ड। अलेक्जेंडर डेलेरम्पल अवार्ड, तो वैसे तो अवार्ड फेमस नहीं है, बट क्योंकि अवार्ड पहली बार न्यूज में ऐसा चर्चा में आया है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड है, किस चीज के लिए दिया जाता है, हाइड्रोग्राफी के लिए। यानी पानी में आप कैसे जगहों को लोकेट कर सकते हैं, पानी की स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली ओशियंस में आप मैप्स कैसे डिजाइन करें, ओशियन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे स्टडी करें, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोग्राफी। सो हाइड्रोग्राफी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, अलेक्जेंडर डेलेरम्पल अवार्ड। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए, कौन सा देश देता है भाई? यूके इस अवार्ड को देता है। और न्यूज में क्यों आ गया इस बार? बिकॉज एक इंडियन को मिला, वाइस एडमिरल विनय बाधवार साहब को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ओके सो यूके इस अवार्ड को देता है, हाइड्रोग्राफी के फील्ड में देता है, नेवल से रिलेटेड होता है, और इस बार वाइस एडमिरल विनय बाधवार को दिया गया, ठीक है। सो 2019 का अवार्ड है वैसे तो, बट कोविड की वजह से दे नहीं पाए थे, तो ग्रेजुअली अभी ही दिया है, ठीक है। अलेक्जेंडर डेलेरम्पल अवार्ड, तो नाम पता होना चाहिए अवार्ड का, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके करंजूल, दिस क्वाड पे तो मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ। क्वाड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वंस इन द पास्ट। क्वाड पे बेसिकली हमने देखा था गोल्डन डायमंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट इवेंचुअली यस, इफ आई गेट सम टाइम एक सेपरेट डिस्कशन में वी वुड डू दैट जब उसकी बारी आएगी तो। क्वाड ऑकस क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट अंडरस्टैंड अभी हमारे जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें इससे क्वेश्चन बनने के ऑकस से चांसेस कम है, बिकॉज तब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो पता होना चाहिए इक्वेटर प्राइस किससे जुड़ा हुआ है। कई लोग सोचेंगे इक्वेटर है तो ज्योग्राफी से एसोसिएटेड होगा, नहीं। इक्वेटर एक्चुअली देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इक्वेटर प्रिंसिपल्स। इक्वेटर प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि आप कैसे भी जो किसी चीज को फाइनेंस कर रहे हैं,
हाउ टू एंश्योर कि जो भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं उससे जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है दैट रन्स इन अ क्लाइमेट स्मार्ट फैशन, यानी वो क्लाइमेट को हार्म ना करे, एनवायरमेंटली हार्मफुल ना हो, क्लाइमेट चेंज को प्रमोट ना करे। तो इक्वेटर प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली दीज आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, गाइडिंग लाइंस जो इंश्योर करती हैं कि किसी भी चीज को अगर पैसा अलॉट हो रही है तो वो पैसा ऐसा अलॉट हो कि वो क्लाइमेट को आगे चल के हार्म ना करे। यानी आप किसी कोल बेस्ड इंडस्ट्री को पैसा ना दे, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को पैसा ना दे जो पॉल्यूटेंट्स को बहुत ज्यादा एमिट करती है। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द इक्वेटर प्रिंसिपल्स। तो इक्वेटर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए यूएनडीपी एक इक्वेटर प्राइज 2021 दे रहा है, और इट दिस टाइम इट हैज बीन गिवन टू, अब अगेन इतना ज्यादा नेम वुडंट बी आस्क्ड, तो दो मेजर फर्म्स है। फर्स्ट इज स्नेहा कुंज ट्रस्ट एंड सेकंड इज आधी मलाई प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, तो आधी मलाई प्रोड्यूसर कंपनी, आधी मलाई स्नेहा, आधी मलाई स्नेहा खा गई, ये याद रख लो, आधी मलाई स्नेहा। तो आपको पता लग गया दो ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा नाम क्यों नहीं याद कर ले? बिकॉज एमसीक्यू में हमें ऑप्शन तो पता ही होगा, तो उसके बेसिस पे हम गैस कर लेंगे। तो अगेन इसी तरीके से वर्क को मिनिमाइज करना है। तो आधी मलाई स्नेहा इज द करेक्ट आंसर ऑफ यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021। किसे मिला? आधी मलाई प्रोड्यूसर कंपनी को मिला और स्नेहा कुंज ट्रस्ट को मिला। इक्वेटर प्रिंसिपल्स किस चीज से डील करते हैं? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब एक और इस बार ये न्यूज में था थोड़ा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ पोलार स्टार। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ पोलार स्टार कौन देता है, कौन सा देश देता है? तो ऑर्डर ऑफ पोलार स्टार देता है मंगोलिया। ये मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी जो एक सिविल पर्सन को अवार्ड दिया जा सकता है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मंगोलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ पोलार स्टार किसको दिया है? मोदी जी को दिया है क्या? एनीवन हु कैन टेल मी क्या ये अवार्ड मोदी जी को दिया गया है? हाईएस्ट ऑनर, जैसे यूएई ने अपना हाईएस्ट ऑनर, एक याद करो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड सीडीएस में, आई गेस पिछले साल पूछा गया था कि यूएसए का अवार्ड था ऑर्डर ऑफ द लीजन। क्वेश्चन आया नहीं आया? ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट पे बता दो, आया या नहीं आया? और ये मैंने प्रचंड में कराया हुआ था फेब्रवरी वाली में, बिकॉज उस पे क्वेश्चन भी आया। तो सिमिलरली ऐसा कोई हाईएस्ट अवार्ड है दूसरे देश का जो किसी इंडियन को मिला होता है, तो चांसेस है उसमें, और इम्पोर्टेंट है, अगर वो यूनिक सा है तो उसको क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। यस, पिछले साल एनडीए में आया था, बिल्कुल बिल्कुल, दैट आई वाज थिंकिंग कि किस में आया है, एनडीए में आया था। तो ऑर्डर ऑफ द पोलार देख लिया, किसको मिला है ऑर्डर ऑफ द पोलार? इस बार मोदी जी को नहीं मिला, दिस हैज बीन गिवन टू श्री आर के सबरवाल। सो ये अवार्ड किसको मिला है? श्री आर के सबरवाल जी को मिला है। ये बेसिकली इन्होंने मंगोलिया में पहली पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है उसको स्टार्ट करने में ऑयल की रिफाइनरी को स्टार्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसके लिए आर के सबरवाल साहब को ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार मंगोलिया की सरकार ने प्रोवाइड किया। अच्छा, मंगोलिया की कैपिटल बता दो। क्विकली टेल मी द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। एनीवन हु कैन टेल मी क्विकली गाइस, यार ये तो पता होना चाहिए। देखो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर स्पेशली अगर आप एफकैट दे रहे हो तो दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर टिप्स। यस, उलान बटोर इज द करेक्ट आंसर। मामून हैज गिवन अस द करेक्ट आंसर फर्स्ट। ग्रेट मामून, कीप इट अप। ठीक है, मामून, आदर्श, स्नेहा, वेद, विजय। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है मंगोलिया के साथ, बिल्कुल सही वेद। ओके, बिल्कुल ग्रेट गाइस। ठीक है, उलन बटोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। सो इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इस बार इंडियन को दिया गया, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। So let's move on to the next theme now. Let's move on to the next. Now next thing on our screens is ये कुछ फील्ड स्पोर्ट्स के अवार्ड है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर स्किपिंग दिस।
इनमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको करेंगे। अभी न्यू गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, अगर आपकी एसएसबी आ रही है और इनमें से किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपकी एसएसबी पड़ रही है, इफ योर एसएसबीज आर लाइंड अप, देन प्लीज हैव अ लुक एट इट। या तो आपकी होम स्टेट हो इनमें से कोई, या जहां पे आप एसएसबी देने जा रहे हो उस एसएसबी में कोई नया अपॉइंटी आया हुआ है, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज वो इंटरव्यू में कई बार ऐसा पूछ लेता है एसेसर कि अच्छा गवर्नर कौन है हमारी स्टेट के, ये कौन है। सो अगर आपकी इनमें से कोई स्टेट है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर स्टेट कि वहां क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके। एक मेजर इंटरनेशनल इस बार इलेक्शन हुआ, ऑल्दो इसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं काफी लोग कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, दैट इज इथोपिया में। इथोपिया में हम सभी को पता है सिविल वॉर चल रही है, वन ऑफ द मोस्ट लीथल सिविल वॉर्स इन दैट द कंट्री हैज सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो इथोपिया के किस रीजन में वो सिविल वॉर चल रही है, कोई बता सकता है? एनीबडी हु रिमेम्बर्स? ये भी मैं पिछले प्रचंड में पढ़ा चुका हूँ। और अब बिकॉज ऑफ दैट सिविल वॉर लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ था इट वॉज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मिलिट्री एक्सरसाइज विद मंगोलिया, बेटा देखिए ना, नोमैटिक एलिफेंट इज द नेम। विजय दुबे ने बिल्कुल सबसे पहले सही जवाब दिया, लविशा, श्रेयांश, देविका, पीएस बिल्कुल सही जवाब, आदर्श इट इज द टिग्रे रीजन। तो एग्जाम में ऐसे भी यूपीएससी कई बार सवाल पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर रीजन कहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज अ conflict zone and this conflict zone is in news, so where is it located? तो ये जो टिग्रे रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्लिक्ट रिडन जोन्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। काफी ज्यादा हंगर भी यहाँ पे फैल रही है, भूखमरी भी फैल रही है, बिकॉज यहाँ पे फूड एड पहुंचने नहीं दी जा रही बाय द फाइटर्स। तो ये इथोपिया का टिग्रे रीजन है जहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो इथोपिया में नए जो प्राइम मिनिस्टर आए, ही इज एबी अहमद, एक टाइम के नोबेल प्राइज विनर है फॉर पीस। नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं, पर आज इनकी जग में उतनी इज्जत नहीं हो रही। सो यू कैन ऑलवेज सी कि देयर इज इन लाइफ देयर आर अप्स एंड देयर आर डाउन्स। सो आप बोल रहे हैं नोबेल प्राइज एक टाइम पे इनको इसीलिए दिया गया था कि इन्होंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली थी जो एथनिक कन्फ्लिक्ट था। बट अगेन उनके सितारे गर्दिश में है, तो जमाना उनको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, कल बहारें चमन में होंगी तो ये दोबारा से रॉक करेंगे। ठीक है, तो पीएम इथोपिया के नए पीएम कौन है? एबी अहमद, अपने को नाम में याद रखना है। ठीक है, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब ये कुछ उसके आ गए अपॉइंटमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट। तो मनु साहनी जो सीईओ थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, आईसीसी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उनकी जगह आप एक टेम्पररी आईसीसी के सीईओ हैं, तो जो परमानेंट नए सीईओ आएंगे तब देखेंगे। अभी उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर हर हफ्ते, हर दूसरे महीने बदल रहा है, सो वी वुडंट बी वेस्टिंग टाइम हियर। हाँ, एक ये इस बार थोड़ा एक नई चीज, यूनिक सी चीज आई है, ब्रांड एम्बेसडर। थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं इस पे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग आउट एज अ न्यू थिंग नाउ। ब्रांड एम्बेसडर, अगर आप कुछ भी कभी भी सुनते हो, वेन एवर यू हियर द टर्म ब्रांड एम्बेसडर, व्हाट डू वी जनरली थिंक? यस, जब भी हमारे दिमाग पे, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ब्रांड एम्बेसडर, यूजुअली वी थिंक ऑफ लार्ज कंपनीज, और हम सोचते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बट रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अ यूनिक थिंग हैज हैपेंड। एक कंपनी है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी साहब को बनाया है। कंपनी कौन सी है? एक एमएसएमई है, दैट इज खादी प्राकृतिक पेंट। अब जैसा नाम वैसा काम। खादी प्राकृतिक पेंट क्या करती है? व्हाट डज द खादी प्राकृतिक पेंट डू? तो जो खादी प्राकृतिक पेंट है, एक्चुअली ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली काउ पेंट बनाती है। पेंट बनाती है जो काउ डंग से बना होता है। यानी आपको पता है, इंडिया में तो एक काउ एग्जाम भी होने वाला था अभी कुछ टाइम पहले, अभी वो पोस्टपोन हो गया, जिसमें काउ से रिलेटेड एक बुक पब्लिश हुई थी कि काउ की जो डंग है उसको अगर आप बिल्डिंग के बाहर पेंट कर दो तो वो
न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाती है एंड ऑल ऑफ दैट। सो खादी प्राकृतिक पेंट काव डंग की मदद से बनाया गया पेंट है। सो इट इज इंडिया फर्स्ट एंड ओनली पेंट मेड फ्रॉम काव डंग। और इसको पूरे देश में प्रमोट, इसका प्रचार प्रसार हो सके, इसकी जिम्मेवारी हमारे भारी भरकम बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली हैवी मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के मजबूत कंधों पे आई है। ठीक है, सो नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एंड खादी प्राकृतिक पेंट क्या है? ओके, खादी प्राकृतिक पेंट क्या है कि गाय के गोबर से बना गया पेंट जो आप अपने घर में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कावडंग पेंट। ठीक है, तो खादी प्राकृतिक पेंट और ब्रांड एम्बेसडर देख लिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सो इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट अ लॉट थिंग्स, अ लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, अब वैसे देखो हर एक कंट्री में नए नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। आई डोंट थिंक सारे पढ़ने, अगर बिकॉज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत खराब रहेगा। सो अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत मेजर हो, वी वुड बी स्किपिंग दैट। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये जितने भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब ऐसा लग सकता है एविएशन सिक्योरिटी है तो हो सकता है होम मिनिस्ट्री के अंदर है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, बिकॉज सीआईएसएफ गार्ड कर रही है, तो सीआईएसएफ तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो नहीं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, नॉट अंडर होम और डिफेंस मिनिस्ट्री। Okay, so let's move ahead now. These are some non-important things, so we are skipping these directly. इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई वुड टेल यू, अदरवाइज वी कैन स्किप। अब जैसे ये तो आपको बेसिक चीजें कुछ कुछ पता होनी चाहिए, वन लाइनर कि हु इज द एलजी ऑफ लद्दाख, एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एलजी ऑफ लद्दाख कौन है? श्री आर के माथुर साहब। एलजी ऑफ जे एंड के कौन है? श्री मनोज सिन्हा साहब। तो ये जो करंट में रहते हैं ये वन लाइनर्स तो आपको पता होना चाहिए। ये एफ कैट के पेपर में इस टाइप का आ सकता है, नॉट इन सीडीएस एंड एनडीए। अब ये कुछ इंडिया और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट कुछ चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी देखेंगे। ओके, सो दिस प्राइवेट कंपनी की जीके इज इंपॉर्टेंट फॉर कैट एंड दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम, वहां भी बहुत ही लिमिटेड सेंस में। फॉर आवर एग्जाम दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। सबसे ज्यादा हमने देखा था चाइना का है, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे जापान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक और एक चीज चल रही है, ओएनडीसी प्रोजेक्ट। ओएनडीसी प्रोजेक्ट क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। किसके अंदर है? दिस इज अ प्रोजेक्ट अंडर डीपीआईआईटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसका है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये करेगा क्या? कैन एनीवन टेल मी? और क्यूसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पे इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सो क्यूसीआई दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो व्हाट इट वुड ट्राई टू डू इट, तो ये बेसिकली चेक करेगा कि ऐसे डिजिटल मोनोपोलीज क्रिएट ना हो। जैसे क्या, अब आज के टाइम में आप देखते हो डुओपोली लार्जली ई कॉमर्स में क्रिएट हो चुकी है। या तो आप अमेजोन से सामान खरीदते हो या तो आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो। तो ओएनडीसी प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है कि एक ओपन नेटवर्क रखे, एक ओपन सोर्स नेटवर्क रखे जिसके बेसिस पे हर कोई अपना ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सके, ताकि इस तरीके की डिजिटल मोनोपोलीज क्रिएट ना हो। तो डिजिटल मोनोपोलीज को रोकने के लिए ओएनडीसी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ताकि ऐसे डिजिटल मोनोपोलीज क्रिएट ना हो पाए और ई कॉमर्स जो है वो ओपन सोर्स हो और ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सके जो दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑल द ऑनलाइन रिटेलर्स। इट इज बीइंग, जैसे यूपीआई है ना अपना, कि भले ही आप लोग अपनी अलग अलग ऐप बना लो, फोन पे बना लो, पेटीएम बना लो, बट उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा इम्प्लीमेंटेशन,
वो उसी तरीके यूपीआई पे वर्क करेगा। वैसे ही ओएनडीसी का प्लान चल रहा है कि आप भले ई कॉमर्स वेबसाइट अलग अलग बनाते रहो, बट एक डिजिटाइज्ड पूरा एंड टू एंड सिस्टम हो जिसपे आप लोग इस तरीके की डिजिटल मोनोपोलीज को ब्रेक कर सको। ओके, इंडिका हो तो बिल्कुल सही विक्रांत, पहले हमने पढ़ लिया था। ओके ग्रेट, ठीक है। हाँ, जैसे ट्विटर की मोनोपोली करने के लिए कू है ना, वैसे ही उसी तरीके से आ रहा है बिल्कुल। तो ओएनडीसी प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उनपे भी मोनोपोली ना बिल्ड हो सके। अब ये कुछ एग्री कमोडिटीज के इंडेक्स लॉन्च किए गए हैं, सेक्टोरल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, इन बाय द एनसीडीएक्स। जो गुआर एक्स है, ये गुआर सीड्स होते हैं। देयर आर सम सीड्स विच आर कॉल्ड एज गुआर गम और गुआर सीड्स, उस पे डील करेगा। और जो सोयाड एक्स है, ये सोयाबीन एंड रिफाइंड सोयल ऑयल, सोया ऑयल पे डील करेगा। चांसेस टू बी आस्क्ड आर वेरी लो, बट सिंस टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चरल सेक्टोरल इंडाइसिस इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लॉन्च हुआ है बाय द एनसीडीईएक्स। तो वन इज द ग्वारेक्स। ग्वारेक्स क्या है? ग्वार सीड्स के लिए। सोयाडेक्स किसके लिए? सोया सीड, सोयाबीन, सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल के लिए। ग्वार गम क्या होता है? ये ग्वार सीड्स क्या होता है? ये बेसिकली इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। उसके अलावा और तो ऑयल इसका काफी सारी चीजों में यूज होता है, बट न्यूक्लियर में भी ग्वार सीड्स का यूज है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब ये कुछ इंटरनेशनल रेटिंग्स है, नॉट इम्पोर्टेंट। सो वी आर मूविंग अहेड, nothing of much value is here. So if I find something, I would tell you. Meanwhile, अगर आपका कोई डाउट है तो you can always ask in the comment section. Also, I would ask all the students to please share the class with your friends if you benefit from this content. Already, this is the sixth class. There would be, I guess, 3 or 4 class more if you guys want that. अदरवाइज हम इस पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट इफ यू गाइज वांट कि और कॉम्प्रिहेंसिवली और जो बचा हुआ है वो भी कवर करें, तो आई वुड अर्ज एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एट @ssb_success, so that you can attend the live class and also get an idea कि कितने बच्चे आर really benefiting from this. ये न्यू बैंक हम पहले पढ़ चुके थे, what was न्यू बैंक and all of that. अब these are bank based things, so we wouldn't be studying this. ये अगर आप, वैसे बैंक के पेपर में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, सो वी कैन स्किप दैट फॉर देम एज वेल। अब ये एक वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है, दैट इज क्रिएटिंग अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सिव इंडियन सोशल प्रोटेक्टिंग सिस्टम, सी क्रिस्प। फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है कि सी क्रिस्प क्या है। एक $500 million का लोन है, दैट इज बीइंग गिवन टू इंडिया फॉर फाइटिंग कोविड। एंड हु इज गिविंग दिस? वर्ल्ड बैंक इज गिविंग दिस। कोविड प्लस फ्यूचर में कोई क्लाइमेट की वजह से कोई क्लाइमेट शॉक आए, उस सबको मैनेज करने के लिए सी क्रिस्प के अंदर इंडिया को $500 million का लोन प्रोवाइड किया गया। तो ये ऐसे नहीं है कि ग्रांट है, इट इज अ लोन। ओके, सो ये पता होना चाहिए व्हाट इज सी क्रिस्प। वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रखा है, ये फंड है। ओके, हाँ, अब ये कुछ सर्वे हैं, तो आपसे कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, हु कंडक्ट्स दीज सर्वेस। तो एवरी क्वार्टर यानी हर 3 महीनों में ये सर्वे करवाए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे हो गया, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेंसी सर्वे हो गया। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ सर्वेज आर कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई। तो आरबीआई ये क्वार्टरली सर्वे कराती है, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। सो ऑल दीज सर्वेज कौन कराता है? इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई, इट इज अ क्वार्टरली सर्वे। तो ये पूछा जा सकता है वन लाइनर में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे।
Okay, LIBOR, GSEC की methodology, all of these things we have studied already. ये एक और है, that is the ओबिकस सर्वे. ओबिकस सर्वे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? ओबिकस सर्वे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अगेन आरबीआई, और ये किस लिए होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसी डिमांड चल रही है, क्या कंपनियां गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हैं या नहीं है, एक तरीके से फोरकास्ट करता है ये कि फ्यूचर में गुड्स आएंगे या नहीं मार्केट में, बाय लुकिंग एट द ऑर्डर बुक्स ऑफ कंपनीज. सो ऑर्डर बुक कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है. तो ओबिकस सर्वे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई, और इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये चेक करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का फ्यूचर कैसा है. इट इज अगेन ना क्वार्टरली सर्वे जो आरबीआई ऑर्गेनाइज करवाता है. ओके, सो दिस इज क्लियर. आगे बढ़े. अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एससीओ की समिट को लेकर तजिकिस्तान गए, फिर वहां से उज्बेकिस्तान भी गए. सो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा खास निकल के नहीं आया जिसपे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें. G20 की समिट हमने देखा, इटली हुई, फिर इटली से वो ग्रीस भी चले गए. सो नथिंग मच केम आउट ऑफ दैट. अब ये जो जगह पे इटली में जहां पे ये लोग मिले थे उसको माटेरा बोलते हैं. तो माटेरा डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद G20. तो ये आ सकता है G20 से रिलेटेड. माटेरा डिक्लेरेशन जो इस बार हुआ, माटेरा क्या है बेसिकली, एक जगह है कहाँ पे, इटली में, जहां पे समिट किसकी हुई, G20 की समिट हो रही थी. तो माटेरा डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड होता है? G20 के समिट से. हाँ, जो यूएनजीए के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, विच इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद. तो ये पिछले इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स है. कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? इंडिया ने इनके इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. इंडिया गॉट वोट्स इन हिज फेवर. तो अब्दुल्ला शाहिद शाहिद बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही बिलोंग्स टू मालदीव्स, और ही वुड बी प्रिसाइडिंग ओवर द यूएनजीए का सेशन. तो यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे? अब्दुल्ला शाहिद, जिन्होंने इस सेशन को प्रिसाइड किया था इसके ऊपर. ओके, सो दिस इज क्लियर. मालदीव्स के हैं, ठीक है. कौन सी कंट्री के थे? मालदीव्स के थे. अब्दुल्ला शाहिद वाज द नेम. तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. हाँ, अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी गए, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. इन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया जिसका नाम है रुद्राक्ष. सो इट इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. कन्वेंशन सेंटर मतलब जहां पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो सके, जहां पे बड़ी बड़ी कोई एग्जीबिशन होस्ट की जा सके. जैसे रामलीला मैदान होता है ना, जहां पर रामलीला लगाई जाती है, तो ये मॉडर्न रामलीला ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो, एग्जीबिशन लगानी हो, तो उसके लिए जो एक बड़ा सा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन लगाई जा सके, उसको क्या नाम दिया गया? रुद्राक्ष. तो एग्जाम में आ सकता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, दैट हैज स्टार्टेड वेयर. सो वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही इनॉग्रेट किया है रुद्राक्ष. ठीक है. इसके अलावा एक ये प्रसाद स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है, बस आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है. ये जो रिलीजियस जगह है इंडिया की, प्रसाद वैसे भी रिलीजियस टर्म है, तो ऐसी जो रिलीजियस साइट्स हैं इंडिया की, वहां पे टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा सके, हाउ वी कैन बिल्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. सो दैट वाज द प्रसाद स्कीम. उसमें ऐसी जो रिलीजियस साइट्स थी वहां पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स थे. दैट वाज द प्रसाद स्कीम. और रुद्राक्ष हमने देख लिया क्या है. सो दैट वाज देयर इन न्यूज, पता होना चाहिए. गोल्डन राइस, इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं. याद करो कहाँ पे की थी, जब मैंने आपको बताया था मिड डे मील में. अब देखता हूँ कितने बच्चों को याद है. मिड डे मील में कौन से फूड स्टफ में आर वी अलाउइंग फूड फोर्टिफिकेशन, and what are the things that we are allowing in food fortification, also what was plus f. देखता हूं कितने बच्चों को पुराना पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स याद है. दिस वी हैव स्टडीड इन द इनिशियल क्लासेस. बिल्कुल, एवरीबडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर. प्लस एफ इज द लोगो ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन. बिल्कुल सही. वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू नो दिस. मिड डे मील में फूड फोर्टिफिकेशन अलाउ किया गया और बोला गया वी वुड स्टार्ट विद राइस. और बोला गया राइस में हम क्या क्या चीजें मिलाएंगे? फोलिक एसिड मिलाएंगे, आयरन मिलाएंगे, उसके अलावा विटामिन B12 तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे. इसके अलावा स्टेट्स अगर चाहती हैं तो वो अपनी तरफ से भी कुछ कुछ चीजें मिला सकती हैं.
सो इस तरीके से जो राइस आएगा वो राइस हम मिड डे मील में प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वाज फूड फोर्टिफिकेशन। तो ऐसे ही हमने देखा था गोल्डन राइस भी एक तरीके का फूड फोर्टिफाइड क्रॉप था। और हमने देखा था गोल्डन राइस में क्या चीज एसेंशियली मिलाई जाती है, विटामिन ए। विटामिन ए इज द आइडेंटिकल आइटम, इज द एडिटिव आइटम जो गोल्डन राइस बनाने में फॉर्म होता है। सो ये गोल्डन राइस क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसमें क्या चीज मिली होती है, विटामिन ए मिला होता है ये पता होना चाहिए टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस। अब फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जो इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन को अलाउ कर रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कॉमर्शियल प्रोडक्शन को अलाउ करने वाली फर्स्ट कंट्री बनी है फिलीपींस। क्यों कर रही होगी फिलीपींस ऐसा? बिकॉज आप सबको पता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? एफकैट का वन लाइनर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड वेयर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल आयरन, आयरन की कमी तो फोर्टिफाई कर दो। दैट्स ग्रेट। अगर आप लोग सब रिटेन करते हैं तो बिल्कुल मनीला में, फिलीपींस में इट इज लोकेटेड। दैट इज व्हाई राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बना था। तो फिलीपींस बिकम द फर्स्ट कंट्री। इंदिरा एक्सरसाइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडिया रशिया की नेवी की। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जा रहा है। सो स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यानी कार्बन ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कहां पे बन चुका है? चाइना हो चुका है। ओके, सो नथिंग मच हियर। अफ्रीका ओपन डील क्या है? बेसिकली अफ्रीका ओपन डील एक इनिशिएटिव है एफएओ, जिसमें काफी ज्यादा अफ्रीका अलॉन्ग विद अफ्रीकन यूनियन पुश कर रहा है अफ्रीकन ओपन डील इनिशिएटिव। इसमें क्या है, ओपन डील बेसिकली एक ओपन सोर्स डेटा कलेक्ट करना है जो ओपन सोर्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसमें बताया जाए कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है यहाँ पे इसका डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, ताकि वहां पे लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और जो लैंड यूज डेटा है उसको डिजिटली मॉनिटर किया जा सके। ये वैसे हमने विजन की पीडीएफ में भी देखा था। अफ्रीका का अफ्रीकन ओपन डील इनिशिएटिव, डिजिटल लैंड यूज पैटर्न इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। अफ्रीका हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड टू हैव दिस डिजिटल लैंड यूज डेटा का सर्वे। किसने करवा रहा है? एफएओ अलॉन्ग विद अफ्रीकन यूनियन इसको करवा रहा है। अफ्रीका ओपन डील डेटा फॉर एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, ठीक है, ओपन सोर्स में सारी चीजें होंगी। तो अफ्रीका ओपन डील किससे एसोसिएटेड है? लैंड के रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन से और इंश्योर करना कि एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल जो इनिशिएटिव्स हैं वो ओके रहे। कार्बन बॉर्डर टैक्स हमने देख लिया था, ईयू प्रपोज कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। ओके, सो नथिंग मच हियर, मूविंग अहेड। हाँ ये भी हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात चल रही है, यूएसए वाज पुशिंग इट फॉर इट अ लॉट। G20 ओईसीडी कंट्रीज ने मिलकर इसको पुश किया कि ग्लोबली अब मिनिमम जो कोई भी देश अपना कॉर्पोरेट टैक्स रखेगा दैट हैज टू बी 15%। सो उसको लेके इंडिया भी एग्री कर रहा है। फाइनली इंडिया ने एग्री करा। किस देश ने एग्री नहीं करा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान हैजंट एग्रीड, इट हैज एब्सटेन्ड। बाकी मेजर कंट्रीज हैव एग्रीड टू इट। ऑल्दो इंडिया आल्सो नॉट वाज हैप्पी, बट इंडिया ने बोला कुछ नहीं से कुछ तो मिले, तो इंडिया एग्रीड विद 15%। अब ये पूरी डिबेट आप पिछले प्रचंड में देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में कराई थी। तो जो लार्ज ग्लोबल कंपनीज है जिनका ग्लोबल रेवेन्यू बहुत ज्यादा है उन पे ये अप्लाई करेगा, दोज हु आर हैविंग अ हाई प्रॉफिट मार्जिन। इसमें होगा क्या, बेसिकली आप कोई भी कंट्री बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इजीली नहीं कर पाएगी। बीईपीएस क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि पता चल रहा है इनकम इंडिया में वो सारी अर्न कर रही है बट खुद को मालदीव्स का कंपनी दिखा रही है ताकि उन पर टैक्स कम लगे, बिकॉज मालदीव्स में टैक्स रेट कम है। तो आप ये G20 ओईसीडी के माध्यम से कह दिया कि हर कंट्री के लिए मिनिमम 15% तो उन्हें अपने यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स लगाने हैं। तो इस तरीके की जो टैक्स की एक तरीके से चोरी होती थी वो टैक्स की चोरी रुक पाएगी। इसके लिए ये एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का फंडा लाया गया है और 15% इज द मिनिमम जो इनिशियली ये रख रहे हैं। ओके,
2023 से इट वुड कम इन फोर्स। ओके, अब एक स्कीम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही पुश की जा रही है, दैट इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की योजना। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल वेज ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ZBNF। कोई जानता है व्हाट इज ZBNF? सो ऑल दीज आर इंडिया की जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर थी। तो इंडिया की ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की एक स्कीम लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ये, सॉरी, परंपरागत कृषि विकास योजना का एक सब कंपोनेंट है। इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे क्या कि आप काउ डंग यूरिन को मिक्स करके यूज करो, और यू शुड यूज बायोमास मल्चिंग एंड ऑल दीज थिंग्स यू शुड यूज। सो दैट इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है। ZBNF इज जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। JNK में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम है? हौसला। अगेन JNK की लोकल स्कीम है, सो वुडंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक नेशनल फार्मर्स डेटाबेस बनाया जा रहा है। सो अभी जब उसका कुछ नाम आ जाएगा इंटरेस्टिंग सा तब देखेंगे। अभी तक एक चीज है दैट इज एग्री स्टैक, जो पूरे एग्रीकल्चर का एक डिजिटल इकोसिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाया है। ये ऑल इंडिया कोटा वाला कल हमने देख लिया था। ODF प्लस आप सभी समझते हैं। एक इंडिया में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप हो रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। 50, ये बहुत पहले बजट में अनाउंस की गई थी। 50,000 करोड़ का इसका आउटले है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। बजट में मैंने जैसे बताया बहुत पहले अनाउंस कर दी गई थी। इसमें क्या है कि ये रिसर्च को फंड करेगा अक्रॉस सेक्टर्स। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन is being set up under Ministry of Education, 50,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। एंड आइडिया क्या होगा कि फाइनेंस करेगा रिसर्च को अक्रॉस सेक्टर्स। ओके, सो दिस इज क्लियर, इतना किसी को क्लियर क्लियर है सबको? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बीइंग सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ये क्लियर है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना, वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, सही है। तो ग्रेट गाइस, वी आर डन मोस्टली विद ऑल द मेजर थिंग्स दैट वी हैड टू सी इसमें। आई गेस ऐसा कुछ बचा नहीं है। ये स्माइल हमने पहले ही देख लिया पहले की क्लासेस में। सेलर टनल की आपको जगह पता होनी चाहिए, वेयर इज सेलर टनल लोकेटेड। वैसे स्टैटिक जीके का है। सेलर टनल कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में, अक्रॉस द हिमालयाज इज द सेलर टनल। तो ये स्टैटिक आपको पता होना चाहिए कि सेलर टनल कहाँ पे लोकेटेड है। बाकी या तो वो चीजें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, या दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे सेटअप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज बीन सेटअप एट नोएडा यूपी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा यूपी में सेटअप किया जाएगा। इट फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज टेंजिबल हेरिटेज। ध्यान रखना है, टेंजिबल हेरिटेज के लिए, नॉट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल हो जाएंगी, जैसे योगा हो गया, जिनको आप टच फील नहीं कर सकते। योगा हो गया, कोई म्यूजिक की फॉर्म हो गई। टेंजिबल हेरिटेज क्या हो जाएगी? कोई मूर्ति हो गई, कोई स्मारक हो गया। सो दैट इज टेंजिबल हेरिटेज। टू फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑफ इंडिया टेंजिबल हेरिटेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
हेरिटेज कहाँ पे बनाया गया? नोएडा यूपी। तो ये वन लाइनर्स कैसे हैं? ये हमें विजन में नहीं मिले थे, क्यों? बिकॉज उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, लेकिन हमने वो बैंकिंग वाली चीजें छोड़ दी, क्यों? क्योंकि वो बैंक के पेपर में आते हैं, हमारे में नहीं आते। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रो एट पिक एंड चूज, जो हमारे लिए काम का है, यही छाटना हमारा पर्पज है, ठीक है? अब जैसे जिसके चांसेस पीसीएस, यूपी पीसीएस इस टाइप के पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है कि इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया गया? मथुरा रिफाइनरी में। मथुरा रिफाइनरी इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो बनाया गया, बट अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन सीएडीएस, सीडीएस और एनडीए। अब अगेन दीज काइंड्स ऑफ की मॉन्ग फ्रूट का कल्टीवेशन कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। मॉन्ग फ्रूट हम चाइना से लेके आए हैं। इट इज अ नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर। तो जैसे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते थे, एस्पर्टेम क्या होता है, कोई बता सकता है? साइंस का क्वेश्चन, एस्पर्टेम, व्हाट इज एस्पर्टेम? या सशैरन भी एक चीज होती है। सो क्विकली टेल मी व्हाट आर दीज। तो इंडिया की फर्स्ट टाइम मॉन्ग फ्रूट की कल्टीवेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई है? इट हैज स्टार्टेड इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और कहाँ से ये मॉन्ग फ्रूट इंपोर्ट करके हम लेके आए हैं? कहाँ का ये आइडिया है? चाइना का है। इंडिया में व्हाई इज इट बीइंग प्रमोटेड? बिकॉज इट इज अ नॉन कैलोरिफिक नेचुरल स्वीटनर। तो आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन वर्क विथ मॉन्ग फ्रूट। कहाँ? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। ओके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ सेटअप किया गया इंडिया में? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज बीन सेटअप इन गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सोलर पार्क, ये तो हमने देख लिया था, रन ऑफ कच्छ वाला पहले। ओके, सो नथिंग मच हियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। इतने में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय हम देख चुके थे। प्राइम मिनिस्टर के अंदर, सॉरी, होम मिनिस्टर के अंदर सहकार से समृद्धि वाज द थीम। जैसे हम कोऑपरेटिव्स को कैसे प्रमोट करें, सो सहकार से समृद्धि वाज देयर थीम। होम मिनिस्टर साहब इज हेडिंग दिस मिनिस्ट्री। ये हमने देखा था रामगढ़ विषधारी, पहले देखा था राजस्थान में फोर टाइगर रिजर्व जो बन रही है, दैट इज रामगढ़ विषधारी। तो ये भी पुराना हो गया। फ्रेड स्मार्ट सिटीज हम देख चुके हैं। एम अटल इनोवेशन मिशन होता है। अब इसके अंदर कुछ आगे कुछ भी ये लगाते रहे, आंसर क्या होगा? नीति आयोग कर रहा होगा। और किससे रिलेटेड होगा? जो भी वो कर रहा होगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप से, इनोवेशन से। ठीक है, तो अब एम के आगे ये कुछ भी लगाते रहे, बहुत सारे इनिशिएटिव है, एम आई क्रेस्ट, एम आई लीप बनाते रहेंगे। बेसिक आइडिया में याद रखना है कि एम वाला कोई भी इनिशिएटिव नीति आयोग के अंदर आएगा और ऑन्टरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से डील करेगा। सो हमें सारे एम नहीं पढ़ने। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर ओल्ड। कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट इंडिया किस कंट्री के साथ बना रहा है? अगेन ये सब स्टैटिक चीजें हैं, बट सिंस आंखों के सामने आ रही है तो बता रहा हूँ, रशिया के साथ, ठीक है? वन नेशन कार्ड जुलाई 31, 2021 तक सारे स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर लेना था। ये रुद्रेश्वर टेम्पल और ढोलावीरा ऑलरेडी देख चुके थे। प्रोजेक्ट कवच पे एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। प्रोजेक्ट कवच बेसिकली क्या था? कोविड 19 के वैक्सीनेशन असिस्टेंस से लेकर था। आई गेस इसका क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में एक मैच द फॉलोइंग आया था, प्रोजेक्ट कवच। तो यूनिसेफ एंड नीति आयोग का ज्वाइंट था।
और इसमें क्या था कि कोविड-19 के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन में हेल्प हो सके और कैसे वो वैक्सीन यूज कर सके उससे लेके था, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी नाउ आस्क्ड। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हाँ, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन हैज बीन स्टार्टेड वेयर इट हैज बीन स्टार्टेड इन देहरादून। क्रिप्टो, देखो दो तरीके के होते हैं। क्रिप्टोगेमिट्स वो होते हैं जिनमें जो क्रिप्टिक मींस हिडन, जिनमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो बीज प्रोड्यूस नहीं करते, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एल्गी होती है, मॉसिस होती हैं। आपने एल्गी देखी होगी, मॉस देखी होगी, लाइकेंस देखे होंगे। सो ऑल दीज आर क्रिप्टोगेमिक्स। तो लाइकेन, एल्गी, मॉसिस, तो ये जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन बनाया जा रहा है, इसमें ये एल्गी, मॉसिस ये सब मिलेंगी। कहाँ बनाया गया? इट इज बीइंग सेट अप एट देहरादून। ये नेटट्रैक्स में पहले पढ़ा चुका हूं आपको कि मध्य प्रदेश में ओपन किया था। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट, पिछले बार का उसमें था ये। बट अगर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज अनलाइकली टू बी आस्क्ड, पुराना करंट अफेयर से जस्ट बीइंग रिपीटेड। अब ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक आ गए। अब ये बहुत ही पुराना है। सोहम, सोहम क्या है? बेसिकली हियरिंग एडिंग डिवाइस है। जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको हेल्प करने के लिए एक सोहम एक डिवाइस बनाई गई थी। पूरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट इंडियन सिटी जो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप इनिशिएटिव में सीधे नल से 24/7 वाटर प्रोवाइड कर रहा है उड़ीसा में, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नथिंग मच हियर। ये स्टेट्स में ऐसा कुछ मेजर इनिशिएटिव हमें नहीं दिख रहा। सो लेट्स मूव अहेड देन, अगर ऐसा कुछ है नहीं तो। सो आई गेस दैट इज प्रिटी मच इट। ऐसा कुछ नया, ये कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाला हम ऑलरेडी देख चुके थे। नथिंग मच हियर। सो वी आर डन विद दिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो वी आर डन विद जुलाई ऑल्सो। तो जुलाई हमने कर लिया, अगस्त हमने कर लिया, सितंबर वी वुड डू, एंड जून वी वुड डू। अक्टूबर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, सो वी वुड बी स्किपिंग दैट। सितंबर करके जाएंगे, बिकॉज सितंबर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सो सितंबर एंड जून वी वुड ट्राई टू डू, बट अगेन दैट वुड बी पॉसिबल अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे इनिशिएटिव को, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको मजा आया तो प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन टू द टेलीग्राम चैनल एट @ssb_success इज अवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, वहां पे ये क्लासेस लाइव होती हैं। सो जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल एट @ssb_success। वहां पे आप ना सिर्फ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, और बाकी काफी सारे क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हम वहां पे करते रहते हैं। यू कैन इंटरैक्ट। दीज क्लासेस आर हैपनिंग फॉर फ्री देयर, सो यू कैन कम एंड अटेंड दैट। इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। So that's all from my side. मिलते हैं जल्दी। Till then, bye bye, जय हिंद, गुड नाइट।